हेलो बच्चों, नमस्कार। 12th क्लास के फिजिक्स वीडियो लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स का वीडियो लेक्चर नंबर 11 है। कल के वीडियो लेक्चर में आपको रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया गया था कि भारी नाभिकों में यह गुण पाया जाता है, उनके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है कि वह अपने में से लगातार अल्फा बीटा गामा कण को लगातार उत्सर्जित करते रहते हैं। ठीक है, अल्फा बीटा गामा इस भारी कण में से लगातार बाहर निकलता रहेगा, जिससे होगा क्या, इसके द्रव्यमान में कमी होगी। द्रव्यमान में कमी होगी तो ये मध्यवर्ती द्रव्यमान की ओर जाएगा और इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। ठीक है, इस गुण को कहा जाता है रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिवता। और जो नाभिक इस गुण को प्रदर्शित करते हैं उन्हें कहा जाता है रेडियो एक्टिव नाभिक। ये आपको ध्यान रखना था। लास्ट लेक्चर में आपको एक स्टेटमेंट और लिखाया था, वहां से हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। स्टेटमेंट था कि रेडियो एक्टिव नाभिक के विघटन की दर, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये विघटन। विघटन का मतलब होता है खर्च होने की दर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई बाल्टी है, ठीक है, उसमें यहां तक पानी भरा हुआ है और आपने क्या करा कि यहां पर एक छोटा सा छेद बना दिया। अब होगा क्या, इसमें से लगातार पानी बाहर निकलता रहेगा। तो ये पानी निकलने की जो दर होगी उसे ही आप ऐसे समझिए कि लगातार ये जो पानी निकल रहा है, कितना पानी पर सेकंड बाहर निकल रहा है, उसे कहा जाता है विघटन की दर। तो कंटिन्यूअसली इसका जो लेवल होगा वो घटता चला जाएगा। जितना यहां से बाहर निकलेगा, सपोज कीजिए यहां से 10 ml पर सेकंड बाहर निकल रहा है, 10 मिलीलीटर पर सेकंड बाहर निकल रहा है, तो इसका लेवल 10 ml पर सेकंड कम होता चला जाएगा। तो आपको बात समझ में आएगी बेटा, विघटन का मतलब होता है खर्च होने की दर या कम होने की दर। ठीक है, तो इस बात से हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको लास्ट में एक बात दिखाई थी मैंने, दोबारा यहां पे लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। रेडियो एक्टिव नाभिक के, रेडियो एक्टिव नाभिक के विघटन की दर, विघटन की दर उस समय उपस्थित, जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय की बात है ये, उस समय उपस्थित सक्रिय नाभिक, सक्रिय नाभिक, नाभिकों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है, के अनुक्रमानुपाती होती है। ये पूरा स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना होगा। अर्थात विघटन की दर यानी खर्च होने की दर, विघटन की दर प्रोपोर्शनल है सक्रिय नाभिकों की संख्या, सक्रिय नाभिकों की संख्या। लास्ट में बेटा प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये पूरा मैंने आपको बताया था और वीडियो लेक्चर यहां पर आगे खत्म हो गया था और आपको बताया गया था कि हम इसी के आगे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। विघटन की दर प्रोपोर्शनल सक्रिय नाभिकों की संख्या। आगे के 3-4 वीडियो लेक्चर जो आपके पास आएंगे जिसमें न्यूमेरिकल शामिल रहेंगे वो इसी बात पर डिपेंड रहेंगे। रदरफोर्ड सोडी का चरघातांकी क्षय का नियम यहां से ही स्टार्ट होता है। जिन बच्चों को ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी वो आगे की पूरी कहानी समझ जाएंगे। इसलिए मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं और आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, आपको अच्छे से समझना है। विघटन का मतलब होता है खर्च होना। क्लियर है बेटा? अब आइए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको लास्ट में ये भी लिखाया था मैंने, माइनस डी एन अपॉन डी टी, शायद न भी लिखाया हो तो यहां लिखा देता हूं। विघटन की दर प्रोपोर्शनल एन, माइनस डी एन अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल एन। इस बात को मैं समझा दूंगा, अभी आपको ये ध्यान रखना है। तो बेटा देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे। रदरफोर्ड सोडी का चरघातांकी क्षय का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। देखिए एक बात और मैं यहां पर बता देता हूं, इसमें आपके लिए एक तो समाकलन का यूज आएगा, समाकलन जिसे इंटीग्रेशन भी कहा जाता है।
मैथमेटिक्स जिनके 12th मैथ्स के जो बच्चे हैं उन्हें समाकलन बहुत इजी लगता है, उन्हें आता भी है, लेकिन स्पेशली मैं बायो वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। अगर उन्होंने 11th क्लास में इंटीग्रेशन नहीं सीखा हो तो मुझे मैसेज से बता देना, मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि आप समाकलन जानते होंगे। एक तो समाकलन का थोड़ा सा यहाँ पर यूज आएगा और एक लॉगरिथम का, लघु गणक, ठीक है बेटा, लॉग, जैसे log 10 log e, इस तरह इन दोनों चीजों का यहाँ पर यूज आएगा, थोड़ा मैं बता भी दूंगा। और अगर नहीं आपको आता ही है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अलग से इसका वीडियो बना के स्पेशली समाकलन और लघु गणक का, तो मुझे मैसेज के द्वारा बताना। बायो वाले बच्चे, मैथमेटिक्स वाले बच्चों से तो मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि वो मैसेज करें कि सर हमें समाकलन सिखा दीजिए, ऐसा तो मैं मान के नहीं चलूंगा, क्योंकि उन्हें तो अच्छे से आता होगा ये। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या है इंपॉर्टेंट वो देखिए। रदरफोर्ड साइंटिस्ट था, डैश सोडी का चरघातांकी, चर के ऊपर घात लग रही है, इसे कहा जाता है चरघातांकी क्षय। क्षय का मतलब अगेन डिके, क्षय का मतलब है डिके यानी खर्च। रदरफोर्ड सोडी का चरघातांकी क्षय का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब इसको समझना, पूरा आपको समझने में ध्यान देना है। 2 बार मैं यहाँ पर समझाऊंगा, एक आज समझाऊंगा, एक अगले वीडियो लेक्चर में भी इसको समझाऊंगा। आपको 2 मौके मिलेंगे ये, लेकिन आप कोशिश करना कि 99% चीजें आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो देखिए बेटा, हो क्या रहा है यहाँ पर कि मान लीजिए कि हमारे पास में कुछ सक्रिय नाभिक रखे हुए हैं, ठीक है ना, कि एग्जाम्पल पे समझा रहा हूं मैं यहाँ पर। ये सक्रिय नाभिक है, वैसे ये दिखते नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप लेटेस्ट एग्जाम्पल 24, अगर आप इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, तो इस तरह के 24 है, ठीक है। थोड़ी देर बाद हमने देखा तो इसमें से कुछ खर्च हो गए, इसमें से कुछ खर्च हो गए बेटा, और ये इतने ही बचे। और थोड़ी देर बाद देखा इसमें से और खर्च हो गए, अब केवल एग्जाम्पल देखिए 24 में सबसे पहले ये खर्च होकर ये हो गए 16, 6 + 6 12, और ये 16 और खर्च हो गए, अब ये बचे 12। यहाँ पर टाइमिंग की बात कर लेते हैं। t = 0 यानी जब शुरुआत हुई इस अभिक्रिया की, उस समय n का मतलब यहाँ पर नंबर से है, उस समय ये थे n नॉट। नॉट का मतलब है प्रारंभिक सक्रिय परमाणुओं की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, पूरा ये डेरिवेशन आपको समझ में तभी आएगा जब आप इस सिनेरियो को समझोगे, इस पिक्चर को आप अच्छे से समझ लेंगे। ये आपके कहीं बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन समझाने के लिए मैं हर साल ये यूज करता हूं, आप इसको अच्छे से समझिएगा बेटा। t = 0 पर, जैसे आपने 11th क्लास में सीखा होगा ना, प्रारंभ, एक कार प्रारंभ में चलना प्रारंभ कर, इस तरह से एक कार चलना प्रारंभ करती है, तो चलना प्रारंभ करती है, इसका मतलब क्या होगा, t = 0। तो ये अभिक्रिया होना शुरू हो रही है, तो t = 0 पर सक्रिय परमाणुओं की संख्या हमने मान ली n0। यहां देखेंगे तो n0 की वैल्यू 24 आ जाएगी, ठीक है। हो सकता है कभी ये 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 1 लाख कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर ये n0 है, इस केस में 24 है। फिर समय की वैल्यू बढ़ती गई, अब हो गया t कोई टाइम हो गया, ठीक है। उस समय सक्रिय परमाणुओं की संख्या, इसको n = n0 की जगह आप n0 ही लिखिए, n0, यहां पर हो गया ये n, ठीक है। और थोड़ी देर बाद देखा d + dt, यहां आ गया n - dn। सर आपने माइनस क्यों लगाया? अरे बच्चों देखिए, यहाँ पर 24 था, 16 हो गया, 12 हो गया, लगातार घटता जा रहा है। n0 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 24, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 16, कम हो गया। n - dn, n - dn की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसकी वैल्यू आई 12, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये n 16 था, अब ये n - dn 12 आ गया, यानी सिंपल सी बात समझ में आ गई, यहाँ पर माइनस लगेगा, अगली बार में और घटेगा, थोड़ी देर बाद और घटेगा, थोड़ी देर बाद और घटेगा, ऐसे घटते 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 लास्ट में ये इसकी संख्या बहुत कम हो जाएगी।
तो सर आपने टाइम में नेगेटिव क्यों नहीं लगाया? तो उसका रीजन है समय कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। समय की एक टेंडेंसी होती है, समय हमेशा आगे बढ़ता रहता है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आज का काम आज ही कंप्लीट कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप कल कर लेंगे, वीडियो कल देख लेंगे। समय की ये प्रॉपर्टी है, समय हमेशा आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि बेटा मंडे के बाद संडे आएगा फिर सैटरडे आएगा, ऐसा नहीं होगा। मंडे के बाद ट्यूसडे ही आएगा। तो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, थोड़ा समय बढ़ा और समय बढ़ा और समय बढ़ा और समय बढ़ा, ये था 24, बहुत ज्यादा था। जैसे समय बढ़ा कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया। बाल्टी का केस बताया मैंने आपको, यही बताया बेटा। बाल्टी में पानी भरा हुआ था पूरा, t इक्वल टू 0 पे मान लेते हैं 20 लीटर थी ये। अब इसमें से ये पानी बाहर निकल रहा है। अब टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इसका लेवल कम होता जाएगा, क्योंकि विघटन की दर यहाँ पर खर्च हो रहा है, यहाँ पर बाहर निकल रहा है। आपको बात समझ में आई होगी बेटा, इसलिए ये आप इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये n इक्वल टू, देखिए n नॉट का मतलब हो गया, अब मैं इसको यूज करूंगा। n नॉट का मतलब हो गया प्रारंभ में सक्रिय परमाणुओं की संख्या, n का मतलब हो गया t समय पे सक्रिय परमाणुओं की संख्या, n माइनस डी एन। बेटा अगर आपसे कहा जाए कि बताओ dt समय में कितने खर्च हुए, यहाँ पर t था यहाँ n था, t में हमने dt जोड़ा, टाइम में हमने dt जोड़ा तो n में घटा, तो सीधे सी बात समझ में आ गई कि dt समय में विघटन कितना हुआ, माइनस dn। सर माइनस क्यों लगाया? माइनस के पीछे का रीजन है कि यहाँ पर लगातार कमी हो रही है, ये नेगेटिव कमी को शो कर रहा है। ये आपको चीज समझ में आनी चाहिए, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो आप वीडियो को पीछे ले जाके दोबारा देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसमें हम थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देते हैं ताकि हमें इजी रहे। माना t इक्वल टू 0 पर सक्रिय, सक्रिय का मतलब यहाँ पर एक्टिव से होता है। जैसे मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, हर 1 मिनट के बाद 2 बच्चे बाहर निकल रहे हैं, तो विघटन की दर क्या हो गई, 2 स्टूडेंट्स पर सेकंड। तो बेटा 100 स्टूडेंट बैठे हुए थे क्लास के अंदर, इस तरह से 100 स्टूडेंट अंदर बैठे हुए हैं और हर 1 मिनट के पश्चात 2 बच्चे बाहर निकल जाते हैं। ये 2 बच्चे बाहर निकल गए, फिर ये 2 बच्चे बाहर निकल गए, फिर अगले 2 मिनट में ये बाहर निकल जाएंगे। यानी हर 1 मिनट पे 2 स्टूडेंट पर सेकंड 1 मिनट में बाहर निकल रहे हैं, तो विघटन हो गया 2 स्टूडेंट पर मिनट। बात समझ में आ गई होगी। यानी लगातार यहाँ तो संख्या घटती जाएगी। 2 मिनट बाद क्या हो जाएगा, 4 बाहर निकल गए, बचे कितने 96। 3 मिनट बाद 6 बाहर निकल जाएंगे, बचे कितने 94। 10 मिनट बाद 20 बाहर निकल जाएंगे, बचे कितने 80। यानी सक्रिय परमाणुओं की संख्या, सक्रिय का मतलब है बचे हुए। क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट है, हर 1 मिनट के बाद में 2 बच्चे बाहर निकल जाते हैं, तो लगातार बच्चों की संख्या घटती जा रही है। ठीक है, तो सक्रिय परमाणु की संख्या लगातार कम होती जा रही है। आई बात समझ में। तो प्रारंभ में था n नॉट, प्रारंभ में कितना था n नॉट, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू है n नॉट ही रहेगी। यहाँ पर देख लीजिए बेटा, सक्रिय परमाणु सबसे ज्यादा यही नजर आ रहे हैं। तो माना t इक्वल टू 0 पर सक्रिय नाभिक, मैं यहाँ पर नाभिक भी यूज करूंगा और कभी परमाणु भी यूज करूंगा, जैसे कंफ्यूज मत होना। कभी हो सकता है मेरे मुंह से नाभिक निकल जाए, कभी हो सकता है परमाणु निकल जाए, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के लिए होता है ये नियम। माना t इक्वल टू 0 पर सक्रिय नाभिकों की संख्या n नॉट है। आपसे पूछा जाए प्रारंभिक सक्रिय परमाणुओं की संख्या बताइए, n नॉट। ठीक है, वह t समय में यह घटकर, वह t समय, यहां पर देखिए t समय में यह घटकर कितनी रह जाती है, n रह जाती है। t समय में यह घटकर कैपिटल N रह जाती है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप यहां से देखिए। माना t इक्वल टू 0 पर सक्रिय परमाणु की संख्या n नॉट है, वह t समय पर यह घटकर n रह जाती है। और आगे लिखते हैं इसी प्रकार t प्लस dt, समय बढ़ गया। समय की तो बेटा जैसा आपको बताया, ये 2 स्टूडेंट बाहर निकल जाते हैं, तो 1 मिनट आया, फिर 2 मिनट आया, फिर 3 मिनट आया, फिर 4 मिनट आया, लेकिन बच्चे तो लगातार कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों की संख्या घटती जाएगी और समय बढ़ता चला जाएगा।
तो यहाँ पर समय में लगा दिया हमने t प्लस डी टी, ठीक है। ये dt का मतलब हो गया अल्प समय, इसको भी समझना है आपको। dt का मतलब क्या होता है? अल्प समय। यहाँ पर थोड़ा सा अल्प समय जोड़ा तो अल्प संख्या यहाँ पर घट गई। इसी प्रकार d प्लस डी टी समय पश्चात इसका मान घटकर n माइनस डी एन रह जाता है। ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और मैं समझा देता हूं दोबारा से। सबसे पहले क्या था बेटा, यहां पर 24 परमाणु है, यहां पे देखिए 24, ये t इक्वल टू 0 पर है, प्रारंभिक समय पर। फिर थोड़ा सा समय बढ़ा, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टॉप वॉच को ऑन कर दिया, अभिक्रिया संपन्न होने लगी। कुछ समय पश्चात हमने देखा तो इसकी संख्या घट गई, काउंट करा 16 आ गया। और थोड़ी देर बाद देखा तो टाइम में इस समय में हमने dt और जोड़ दिया और इसकी संख्या घट गई। यहाँ पर देखते हैं, अब संख्या को भूल जाइए। प्रारंभिक सक्रिय परमाणु की संख्या n0, थोड़ा सा समय बढ़ा आगे, ये घटकर n रह गई। इसमें और समय जोड़ा, ये और थोड़ा कम हो गया n माइनस डी एन। इसी बात को मैंने यहाँ लिखा है। माना t इक्वल टू 0 पर सक्रिय नाभिकों की संख्या n0 है, वह t समय में यह घटकर n रह जाती है, ठीक है यहाँ तक। इसी प्रकार t प्लस डी टी समय पश्चात इसका मान घटकर n माइनस डी एन रह जाता है। अगर आपसे इन दोनों की बात की जाए, इस दोनों को कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि dt समय में कितना घटा, तो आप बोलोगे माइनस डी एन, ठीक है। इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। रदरफोर्ड सोडी के चरघातांकी नियम के अनुसार, देखिए बेटा, रदरफोर्ड सोडी, कल मैंने आपको बताया था कि इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट करा था और इन्होंने विभिन्न नाभिकों के बीच में एक संबंध स्थापित किया था। और वो संबंध क्या था वो लिखेंगे, रदरफोर्ड सोडी के नियमानुसार। और अभी मैंने आपको बताया भी था, नियमानुसार क्या, विघटन का मतलब खर्च होना, विघटन की दर प्रोपोर्शनल होता है सक्रिय नाभिकों, सक्रिय का मतलब होता है बचे हुए, सक्रिय नाभिकों की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट बात। यहां, अब यहां से आगे बढ़ाते हैं। यहां dt समय में dn नाभिक विघटित हुए हैं। विघटित का मतलब इन्होंने अभिक्रिया में भाग ले लिया या ये खर्च हो गए। यहां dt समय में dn नाभिक विघटित हुए हैं, अतः विघटन की दर कितनी हो गई, अतः विघटन की दर इज इक्वल टू माइनस डी एन अपॉन डी टी। अभी मैंने बताया 2 स्टूडेंट्स बाहर निकल जाते हैं हर 1 मिनट में, तो क्या लिखोगे, 2 स्टूडेंट पर मिनट। तो यहां पर dt समय में dn नाभिक खत्म हो गए तो विघटन की दर आ गई माइनस डी एन अपॉन डी टी। या अक्सर बच्चे एक प्रश्न पूछते हैं कि सर ये नेगेटिव क्यों लिखा, तो इसका रीजन यहाँ पर यह है, यह ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि सक्रिय नाभिकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। कमी को नेगेटिव ही प्रदर्शित करता है। कमी बोलिए, हानि बोलिए, खर्च बोलिए, वो नेगेटिव से है। लाभ बोलिए, वृद्धि बोलिए, यहाँ में प्रॉफिट बोलिए, तो बेटा वो क्या है, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। आप बात समझ गए होंगे। यहाँ पर विघटन की दर इज इक्वल टू आ गया माइनस डी एन अपॉन डी टी। विघटन की दर, इसकी जगह मैं ये यूज करूंगा। तो देखिए बेटा, अतः आप एक काम करना, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देना। अतः समीकरण 1 से विघटन की दर की जगह मैं क्या लिखूंगा, माइनस डी एन अपॉन डी टी प्रोपोर्शनल सक्रिय नाभिकों की संख्या, यहां पर आ जाएगा n। कुछ बच्चे पूछेंगे n नोट क्यों नहीं आया, n नोट नहीं आएगा। n नोट तो प्रारंभिक सक्रिय परमाणुओं की संख्या है। आप डायग्राम देखना, मैं बता भी देता हूं। ऐसे 24 बनाए थे बेटा, यहाँ क्या लिखा था, t इज इक्वल टू 0 पर n नॉट, t टाइम पर n, t प्लस डी टी टाइम पर n माइनस डी एन। इस समय कितने बचे हुए थे, n बचे हुए थे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा।
तो माइनस dn अपॉन dt प्रोपोर्शनल क्या आ गया, सक्रिय परमाणुओं की संख्या माइनस प्रोपोर्शनल n, ठीक है ना। इसी चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। अब मैं पूरी चीज यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, जो बच्चे लिख रहे हैं साथ में वो वीडियो को पॉज करके लिखते भी चलेंगे, क्योंकि जिस दिन पढ़ते हो उस दिन ही लिख लिया तो बहुत ज्यादा चांस होता है, साइंटिफिकली प्रूफ है ये, कि आपने अभी सुना, अभी देखा और आपने तुरंत लिखा, वो आपको ज्यादा देर तक और ज्यादा दिनों तक याद रहेगा और वही इफेक्टिवली रहता है। ऐसा नहीं पढ़ा आज लिया 4 दिन बाद उतार देंगे, बेटा भूल जाते हैं। तो अभी अभी हमारा आया माइनस dn अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू n, ये है विघटन की दर और ये है सक्रिय परमाणु की संख्या। ये जितने एक्सरसाइज करी है वो इस फॉर्मूले के लिए करी है हमने, जितना पढ़ा जितना मैंने समझाया, ठीक है ना, गला फाड़ फाड़ के, वो इसी के लिए कि माइनस dn अपॉन dt प्रोपोर्शनल n आ जाएगा। यहाँ एक चीज और लिख लेते हैं, यहां ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, यह ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि सक्रिय नाभिकों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। अब बेटा फिजिक्स का काम तो यहाँ कंप्लीट हो गया, ये फॉर्मूला आ गया, फिजिक्स का काम कंप्लीट हो गया। यहां से मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है, इसलिए मैंने कहा है कि जिन बच्चों को लघु गुणक और समाकलन नहीं आता वो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं अगले वीडियो लेक्चर में इसको पूरा कवर करूंगा। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आता होगा, और 12th के बच्चे जो मैथमेटिक्स के उनको तो आता ही है, उनके लिए ही है। बाकी बायो के बच्चे भी आप सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समाकलन नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वैसे ये 11th का पोर्शन है, 11th में आपको सीखना चाहिए था, ठीक है। अभी बता दूंगा, आप यहाँ पर अगर कैच कर सकते हो तो कैच कीजिएगा बेटा। तो माइनस dn अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू n, माइनस dn अपॉन dt प्रोपोर्शनल का सिंबल जब भी हटता है तो क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आ जाता है। अलग अलग जगह एक कांस्टेंट अलग अलग होता है, यहाँ पर कांस्टेंट दिया मैंने लैम्डा इनटू n, इस n की जगह ये n आ गया, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इस n को नीचे ले आऊंगा और dt को इधर ले आऊंगा, तो माइनस dn अपॉन n इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू dt। नेगेटिव चिन्ह को इधर ले आऊंगा तो यहां पर बचेगा dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू dt। मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिजिक्स का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसके बाद तो पूरा मैथमेटिकल है ये, ठीक है। dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू dt, दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर कर दीजिए समाकलन दोनों तरफ। तो बच्चों देखिए dn अपॉन n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू dt, समाकलन आपको आता ही होगा, ठीक है। dn अपॉन n का समाकलन होता है log n बेस e, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लैम्डा कौन बाहर आ गया, अंदर बचा dt, ये हो गया log n बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt, यहां पर 1 है तो यहां पर आ जाएगा t प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2। बेटा dx अपॉन x इसका समाकलन log x होता है, ठीक है, तो इसका समाकलन भी log n हो गया, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला पता होगा मैथमेटिकली। अगर बायो वाले बच्चे हैं तो उनको भी ये पता होगा, आप अपने रजिस्टर में देख लेना, 11th क्लास के रजिस्टर में जहां पर आपने अवकलन समाकलन सीखा है वहां पर आपको मिलेगा 1 अपॉन x का समाकलन होता है log x। यहां तक हम पहुंच गए। अब देखिए ये c क्या चीज है, ये कांस्टेंट है, समाकलन के बाद में लगाया जाता है। आगे देखिए इसको, अब आपको ये c की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो बच्चों देखिए, चूंकि हम जानते हैं t इज इक्वल टू 0 पर सक्रिय परमाणु, प्रारंभ में सक्रिय परमाणु कितने थे, सक्रिय या नाभिक, हम नाभिक की बात कर रहे थे, सक्रिय नाभिक की संख्या प्रारंभ में, डायग्राम याद कीजिए, डायग्राम याद आ जाएगा आपको, t इज इक्वल टू 0 पर सक्रिय नाभिक की संख्या बराबर n0, तो यह वैल्यू पुट कर दीजिए, तो log
एन की जगह एन नॉट बेस ई इज इक्वल टू माइनस लैम्डा की जगह लैम्डा, टी की जगह 0 प्लस सी, यानी आपने यहाँ पर टी इज इक्वल टू 0 रखा, प्रारंभ में टी इज इक्वल टू 0 तो एन इज इक्वल टू एन नॉट, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करा तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग एन नॉट बेस ई। ठीक है, इस सी की वैल्यू आ गई। सी का यह मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 में रखने पर तो बेटा क्या आ जाएगा, log n बेस e इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस log n नॉट बेस e। ठीक है, अब इसको पलट देंगे यहाँ से। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस लैम्डा टी को जो नेगेटिव का इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए। मैं इधर वाला रफ कर देता हूँ पोर्शन। देखिए बच्चों पूरा मैथमेटिक्स है, इसलिए कहते हैं कि मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। माइनस लैम्डा टी को इधर ले आए, लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू ये लॉग एन नॉट बेस ई माइनस ये वाला इधर जाएगा तो नेगेटिव का बन जाएगा लॉग एन बेस ई। अब लॉग एम इंटू लॉग एन, ये फॉर्मूला पता होगा ना आपको, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू होता है लॉग एम बाई एन। बता जरूर देना मुझे अगर लघुगणक नहीं पढ़ाया हो आपको 11th क्लास में या आपको नहीं आता हो समाकलन और लघुगणक, तो मुझे बताना जरूर, ये काम आएगा इसलिए। ठीक है, मैं फिर बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको आता है नहीं आता। क्लास होती तो वहां तो पूछ ही लेता मैं। लैम्डा टी इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला हो गया एन नॉट अपॉन एन, पलट दो इसको, लॉग एन नॉट अपॉन एन इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टी। बेटे क्या करेंगे यहां पर हम एंटी लॉग लेंगे प्रति लघु गणक लेने पर, प्रति लघु गणक जिसे इंग्लिश में एंटी लॉग कहा जाता है, एंटी लॉग लेने पर। एंटी लॉग लिया तो क्या आ जाएगा, एन नॉट अपॉन एन इज इक्वल टू ई की पावर लैम्डा टी। तो यहां से इसको भी एक बार थोड़ा सा यहाँ पर सही है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, एन नॉट अपॉन ई की पावर लैम्डा टी इज इक्वल टू एन। ठीक है, फाइनली यहां पर बना क्या आ जाता है रिलेशन, इसे कहा जाता है चरघातांकी क्षय का नियम। देखिए फाइनली बना n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये फॉर्मूला बन गया। चर की घात, इसे ही रदरफोर्ड सोडी का चरघातांकी क्षय का नियम कहते हैं। एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसको एक बार और समझाऊंगा आपको, और हो सका तो लघुगणक और समाकलन भी बताने की कोशिश करूंगा अगर बच्चों ने पूछा तो। बाकी इसके बाद से स्टार्ट करेंगे, इस पे बेस से प्रश्न करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में